बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज की हमारी वीडियो जो है उसके अंदर हम मजलिस शूरा के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे उनकी अहलियत और नाअहलियत जो है वो जांची जाती है। तो ईवान के अरकान, ईवान बेसिकली आपको पता है कि उसमें नेशनल असम्बली भी आती है और सेनेट आता है। तो सेनेट के जो लोग हैं उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, यानी कौन से लोग जो हैं वो मेंबरान बन सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, और कौन से लोग जो हैं वो डिसक्वालीफाइड होते हैं, जो वो नहीं खड़े हो सकते। तो क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालीफिकेशन दोनों को स्टडी करेंगे और 62 से 66 आर्टिकल हमारे इसको कंप्लीट होंगे। क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अहलियत की। तो अहलियत में कौन सी बातों को देखकर आप कह सकते हो कि ये बंदा जो है ये मजलिस शूरा, अब मजलिस शूरा वही चीज़ सेनेट या नेशनल असम्बली, तो कौन बंदा जो है वो नेशनल असम्बली या सेनेट को जो है वो क्वालिफाई कर सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, क्या उसके अंदर अहल बातें होनी चाहिए। वो बंदा क्वालिफाई होगा, ठीक है, वो बंदा क्वालिफाई होगा जिसके लिए पहली शर्त यह है कि वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी होना चाहिए, यानी पाकिस्तान का क्या होना चाहिए, शहरी होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान का शहरी है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है इलेक्शन के लिए, बन सकता है नेशनल असम्बली का मेंबर या मेंबर बन सकता है सेनेट का। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर नेशनल असम्बली के लिए स्पेसिफ़िक देखें तो एज क्राइटेरिया है कि 25 ईयर उसकी जो है वो एज होनी चाहिए, 25 ईयर एज होगी, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा वो वोटर इनरोल होना चाहिए इलेक्टोरल रोल में। अब इलेक्टोरल रोल क्या होती है? इलेक्टोरल रोल होती है इंतखाबी फ़हरिस्त। इंतखाबी फ़हरिस्त क्या होती है? यानी कि मिसाल के तौर पे एक इलाका है लाहौर का, एक हल्का है लाहौर का, उस हल्के या लाहौर के जो एरिया है उसके अंदर जो वोटर, रजिस्टर्ड वोटर होते हैं जो वोट डाल सकते हैं, वो उसकी जो लिस्ट होती है उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। तो अब जो साहब इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं उसका नाम जो है वो इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर लाजमी होना चाहिए। अब अगर वो जनरल सीट पे खड़ा हो रहा है या वो नॉमिनेट हो रहा है रिज़र्व्ड ऑफ नॉन मुस्लिम सीट्स, देखें ना, नेशनल असम्बली के अंदर 3 तरह की सीट्स होती हैं। एक जनरल सीट्स होती हैं जो कि इलेक्शन के ज़रिए आवाम के वोट से आता है, एक सीट्स होती हैं वुमेन की और रिज़र्व सीट्स होती हैं, और एक सीट होती है किसकी, नॉन मुस्लिम्स की, रिज़र्व्ड। अब जो जनरल सीट्स हैं और नॉन रिज़र्व सीट्स हैं, नॉन मुस्लिम की सीट्स हैं, इन दो के लिए पहली शर्त यह है कि ये पाकिस्तान के किसी भी एरिया के अंदर वो वोटर रजिस्टर्ड हो। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे एक पॉलिटिशियन है, वो ख़ुद तो एज अ वोटर रजिस्टर्ड है लाहौर में, मगर वो इलेक्शन किसी भी नेशनल असम्बली की सीट से लड़ सकता है। यानी कि वो अगर चाहे तो वो इधर से सीट से, गिलगित की सीट से लड़ सकता है, चाहे तो कराची की सीट से भी लड़ सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो कैंडिडेट्स होते हैं बहुत सारे, वो पाकिस्तान के किसी सीट, जिस तरह इमरान खान था, उन्होंने पाकिस्तान की 6 जगहों से जो है वो इलेक्शन लड़ा था, और इसी तरह शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान की 3-4 जगहों से इलेक्शन लड़ा था। तो इस तरह करके आप किसी भी एरिया से इलेक्शन लड़ सकते हो। शर्त यह है कि आपका इलेक्टोरल रोल यानी इंतखाबी फ़हरिस्त पूरे पाकिस्तान में किसी भी इलाके के अंदर होनी चाहिए। मगर जो वुमेंस की सीट्स हैं, अगर जो औरतों की सीट हैं उसके मुताबिक देखें तो उसके लिए शर्त यह है कि जिस प्रोविंस की रिज़र्व सीट में वो आ रही है, उसका उस प्रोविंस के किसी भी इलाके के अंदर जो है वो इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो वुमेंस के लिए जो है वो प्रोविंस का कैटेगरी है, और जनरल्स के लिए कोई भी इलेक्टोरल लिस्ट हो सकती है। यानी अगर वुमेंस की बात करें तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप बात ले लें कि अगर वो उनकी कोई खातून है, वो आना चाहती हैं पंजाब की रिज़र्व सीट से, पंजाब की वुमेंस रिज़र्व सीट से, तो उसका पंजाब के किसी हलके में खुद बज़ाते खुद वोटर इंदराज होना चाहिए। अब आ जाएं भाई सेनेट के ऊपर। तो सेनेट को आपको पता है कि सेनेट के अंदर जो नुमाइंदगी होती है वो सेम होती है, यानी कि सेनेट के अंदर जो सूबे हैं, जिस तरह हमारे 3 सूबे हैं, पंजाब है, सिंध है, KPK और बलूचिस्तान है, या फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरल ICT है, यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, इन पाँचों के जो सूबे हैं उनकी 23 सीट्स हैं, जिसके अंदर जनरल्स भी होती हैं, टेक्नोक्रेट्स भी होती हैं, वुमेन भी होती हैं और नॉन मुस्लिम भी होती हैं। और इस्लामाबाद की टोटल
टोटल 4 सीट्स हैं, इस तरह ये 96 हैं। अब यहाँ पर जो इसका वोटर का इंदराज होना चाहिए, एक तो इसकी उम्र पहले देख लें कि 30 ईयर्स इसकी उम्र है, सेनेटर बनने के लिए 25 साल नहीं 30 साल कम अज़ कम आपकी एज होनी चाहिए, और आपको वोटर होना चाहिए किसका, उस सूबे का जिस सूबे से आपकी नुमाइंदगी आ रही है। यानी कि अगर आप पंजाब से आपका इंदराज जो है वोटर का, आप एज अ वोटर जो है वो आपका जो नाम है इलेक्टोरल लिस्ट पे वो अगर लेट्स सपोज पंजाब में है तो आप पंजाब ही की 23 सीटों पे कर सकते हैं। अगर आप सिंध के वोटर हैं तो आप सिंध की नुमाइंदगी के लिए सिंध के तौर पे सेनेटर के अंदर बैठ सकते हैं। तो जिस प्रोविंस में आपका इंदराज है उसी प्रोविंस की सीट पे आप सेनेट में आ सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट ये गुड करैक्टर होना चाहिए, अच्छे किरदार का होना चाहिए। मेंबर नेशनल असम्बली MNA बनने के लिए अच्छे किरदार के हों, और उसके लिए कोई आम मशहूर ना हो कि उसने कोई इस्लामिक लॉ को या इस्लामिक चीज़ को उसने वायलेट किया, उसके ख़िलाफ़ वर्जी की है, कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बात ना की हो, कोई गलत हरकत ना की हो, इस्लामिक इंजेक्शन ना की हो। ही हैज़ एडुकेट नॉलेज, उसके पास जो नॉलेज है वो मुनासिब एक नॉलेज होना चाहिए, जो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक टीचिंग के लिहाज से जो एक नॉलेज है वो बंदे के पास होना चाहिए। और प्रैक्टिस ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़, और प्रैक्टिस करता हो इस्लामिक ड्यूटीज़ को, और अब्सटेन करता हो मेजर सिंस यानी कि गुनाह कबीरा से वो बंदा बचता होना चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हमारी आइन के अंदर कि हमारे साइंस जो सियासतदान हैं उनको गुनाह कबीरा से बचते हों। ठीक है, सगेशियस होना चाहिए उसको, समझदार, राइटियस, सीधे रास्ते चलने वाला, नॉन प्रोफिलिगेट, जो है फासिक नहीं होना चाहिए, हॉनेस्ट अमीन यानी कि सादिक और अमीन होना चाहिए, और उसको इन चीज़ों के ऊपर किसी लॉ या कोर्ट के तहत जो है किसी कोर्ट ने इसको इनमें से किसी चीज़ से हटाया ना हो, यानी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन न लगाया हो कि ये सादिक अमीन नहीं है, ये फासिक है, इस तरह कोई इल्ज़ाम नहीं लगा होना चाहिए उस पर। ही हैज़ नॉट आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान की फ़ौज, इदारे, इनके ख़िलाफ़ जो है वो बात ना करता हो, एंड वर्क अगेंस्ट, और पाकिस्तान की जो सालमियत है, इंटेग्रिटी है, उसके ख़िलाफ़ भी ये नहीं होना चाहिए, और अपोज्ड और नफ़ी भी ना करता हो, मुखालफत भी ना करता हो किसकी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी नज़रिया ऑफ पाकिस्तान की। अब नज़रिया ऑफ पाकिस्तान क्या था, नज़रिया पाकिस्तान ये था कि मुसलमान एक अलग कौम है और उनको उसके लिए हमें एक मुल्क बनाना चाहिए। तो जो एक नज़रियाती तौर पे हमने एक ये जो मुल्क हासिल किया था वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान था, उसके ऊपर इसका जो है वो पक्का यकीन होना चाहिए इस बंदे का। नेक्स्ट कहता है जी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ डी और ई। जो डी और ई में बातें हुई हैं ना, वो बातें रिलेटेड हैं मुसलमानों के, ठीक है, वो बातें रिलेटेड हैं मुस्लिम्स के। तो ये जो दो बातें, गुड करैक्टर और इस्लामिक वायलेशन ना करता हो, और गुनाह कबीरा और इस्लामिक नॉलेज होना चाहिए उसको, ठीक है, तो उसके ऊपर वो कह रहा है कि नॉन मुस्लिम के ऊपर ये इस्लामिक लॉ तो नहीं इम्प्लीमेंट होता, तो कहते हैं नॉन मुस्लिम के लिए ये 2 पॉइंट्स नहीं है, बट उस बंदे को गुड मॉरल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इखलाक रेपुटेशन होनी चाहिए, इखलाकी उसकी जो रेपुटेशन है, इज़्ज़त व वक़ार है, वो इस लिहाज से अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर नॉन मुस्लिम है तो उसको भी अच्छे किरदार का होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड थी। अब आ जाएं डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो है वो कह रहा है कि वो बंदा डिस्क्वालीफाई होगा इलेक्शन के लिए और चूज़न के लिए। अब इलेक्शंस के लिए आपको पता लग गया कि जो जनरल सीट्स के ऊपर हैं उसकी बात हो रही है, या सेनेट्स के जो हैं उसकी बात हो रही है, और चूज़न में जो रिजर्व्ड सीट्स हैं उसकी बात हो रही है। तो कोई भी नेशनल असम्बली का या सेनेट का मेंबर जो चूज़न हो या इलेक्टेड हो, उसके लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, अनसाउंड माइंड, यानी उसका पागल ना हो, उसका दिमाग ज़हनी तवाज़ुन ख़राब ना हो, वो दीवाना ना हो, ठीक है, और उसको किसी कोर्ट ने अगर डिक्लेयर किया हुआ है कि ये ज़हनी मरीज़ है और अनसाउंड माइंड है, तो वो कभी भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता, वो मेंबर नहीं बन सकता मजलिस शूरा का। ही इज़ इन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंट क्या होता है, जो बंदा अपना डेब्ट यानी कर्ज़ा जो है वो पे ना कर सके, जिस मतलब ऐसा बंदा जो इस हालत में है कि वो अपना कर्ज़ा जो है वो पे नहीं कर सकता, तो उसको हम बोलते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है, तो वो ये नहीं होना चाहिए।
जी नेक्स्ट सी जो हमारे पास पॉइंट है, कहता है ही सीजेस टू बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसने अपनी पाकिस्तान की शहरियत जो है वो ख़त्म कर दी हो और अक्वायर्स द सिटीज़न ऑफ फॉरेन स्टेट, और क्या कर लिया हो, किसी बैरूनी जो है स्टेट की शहरियत इख्तियार कर ली हो, तो उसकी शहरियत, उसका भी जो नेशनल असम्बली का जो मेंबरशिप है वो क्या कर देनी चाहिए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, वो नेशनल असम्बली का मेंबर मज़ीद नहीं रहेगा। नेक्स्ट, ही होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। फिर जी पाकिस्तान की सर्विस ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि सरकारी मुलाजिम, वो सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये लाजमी हो कि वो सरकारी मुलाजिम ना हो, यानी मुलाजमत ना करता हो पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर। ही इज़ इन द सर्विस ऑफ एनी स्टैचुटरी बॉडी, स्टैचुटरी बॉडी होता है लीगल बॉडी, यानी कि कोई कानूनी बॉडी, जो ऐसी कानून के तहत बनाई गई कोई बॉडी हो, उसके अंदर भी उससे ताल्लुक़ ना हो, चाहे वो बॉडी जो है वो ख़ुद हुकूमत कंट्रोल कर रही है या हुकूमत के कंट्रोल में या इंटरेस्ट में या शेयर में उसका कोई थोड़ा बहुत वास्ता है, तो ऐसी चीज़ के अंदर भी अगर वो बंदा सर्विस कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है, तो वो भी अलाउ नहीं है, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान बाय विर्च्यू ऑफ सेक्शन 14B, पाकिस्तान का वो 14B के तहत अगर सिटीज़न है, जो कि इस पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट है 1951 का, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, कहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाए, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर की किसी अदालत से उसको जो है वो लेजिस्लेशन से, उसके मेंबर बनने से, उसकी जो असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उसकी असम्बलीज बनने से अगर वो डिस्क्वालीफाई कर देता है और वो पाकिस्तान का सिटीज़न भी है, तो उसको डिस्क्वालीफाई ही समझा जाएगा, यहाँ भी वो हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ की कोर्ट ने अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया तो यहाँ की भी वो डिस्क्वालीफाई है। कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, अगर कोर्ट उसको मुजरिम साबित कर दे, किस बात पे, प्रोपोगेटिंग एनी ओपिनियन, कोई ऐसी राय उसने दी हो या एक्टिंग या करके दिखाया हो, ठीक है, प्री जुडिशल, या आप उसने हार्म किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, किसको, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को, या सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की सालमियत, इंटेग्रिटी, सालमियत, सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर, पाकिस्तान की मोरालिटी, अखलाकियात के ऊपर, या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, या पाकिस्तान की पब्लिक ऑर्डर यानी रूल्स एंड लॉज को ख़िलाफ़ करते हुए, इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस और सालमियत और आज़ादी किसकी, जुडिशरी यानी अदालतों की, और विच डिफेम्स, और या वो बदनाम करे या ब्रिंग इनटू रेडिक्यूल, या बुरा कहे किसको, जुडिशरी को या आर्म्ड फोर्स ऑफ पाकिस्तान को, इसके ऊपर अगर उसको दिया हुआ है हुकूमत ने, अदालत ने, कि भाई इस बंदे को ये जुर्म साबित हो गया कि इसने पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के नज़रिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की मोरालिटी, या पाकिस्तान की जो अदालत है या फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ कोई बात की है, या पाकिस्तान की आज़ादाना अदालत के ऊपर कोई बात की है, या उसकी सालमियत के ऊपर कोई बात की है, या उसको डीफेम करने की कोशिश की है, उसके ऊपर उसको कोई सज़ा मिली हुई है, तो वो बंदा पाकिस्तान की मेंबर असम्बली से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और कितने के लिए, पीरियड ऑफ 5, अच्छा इसमें यह है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, अदालत ने फैसला सुना दिया, और अगर उसके लिए सज़ा भी हो गई है, अगर उसको सज़ा ख़त्म हुए उसकी सज़ा ख़त्म हुए 5 साल का अरसा हो चुका है सज़ा को ख़त्म हुए, तो फिर वो क्वालिफाई कर सकता है, अदरवाइज़ नो, ठीक है। मतलब अगर उसको मिसाल के तौर पे आज उसको सज़ा सुनाई जाती है 10 साल की, तो 10 साल प्लस 5 ईयर मज़ीद उसको वेट करना पड़ेगा, 15 साल बाद वो बंदा दोबारा क्वालिफाई हो सकेगा, अदरवाइज़ वो डिस्क्वालीफाई है। ही हैज़ बीन ऑन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अगर उस पर ये जुर्म साबित हो चुका है, कौन सा जुर्म, मॉरल टर्पिट्यूड का, इखलाक की पस्ती का, यानी उस बंदे ने कोई बहुत ही इखलाक से गिरी हुई हरकत की है और उसके ऊपर ये जुर्म जो है वो साबित हो चुका है, और उसकी वजह से उसको कोई जेल हुई है,
ठीक है, 2 साल की, कितने साल की, अगर 2 साल से ज़्यादा हुई है फिर तो काम ख़राब है, 2 साल की कम से कम जेल हुई है, और पीरियड ऑफ, और उसको फिर रिलीज़ हुए 5 साल हो गए, यानी कि टोटल 7 साल आप कह लें, तो फिर वो क्वालिफाई कर सकता है। अगर अभी उसको सज़ा ख़त्म हुए, उसके 5 साल भी नहीं हुए, तो वो मज़ीद डिसक्वालीफाइड ही होगा, वो क्वालिफाई नहीं कर सकता मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा के अंदर। ठीक है, अगेन कहता है जी, आई कहता है कि ही हैज़ डिसमिस्ड। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ आया है डिसमिस्ड, और एक लफ्ज़ आगे आ रहा है ये रिमूव्ड। अच्छा, ये डिसमिस्ड और रिमूव्ड में ना फ़र्क है। डिसमिस्ड का मतलब होता है बरतरफ, और रिमूव्ड का मतलब होता है हटा देना, किसी को हटा देना ओहदे से। अगर उसको सरकारी मुलाजमत से, यानी सर्विस ऑफ पाकिस्तान से, या सर्विस ऑफ कॉरपोरेशन से, या कोई भी ऐसा फेडरल इदारा या प्रोविंशियल इदारा या लोकल गवर्नमेंट का इदारा, उस पर अगर वो ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, यानी कोई मिसकंडक्ट करता है, कोई खिलाफ वर्जी करता है, उस पर अगर उसको बरतरफ कर दिया है, हुकूमत से निकाल, अपनी सरकारी मुलाजमत से निकाल दिया है, और डिसमिस का मतलब है बरतरफ। बरतरफ का ये मतलब होता है कि मज़ीद ये बंदा दोबारा सरकारी मुलाजमत में हिस्सा नहीं ले सकता, कोई और जॉब इसको नहीं मिलेगी, इसको कहते हैं डिसमिस्ड। ठीक है, और रिमूव्ड का ये होता है कि हटा देना, और वो कोई और जॉब भी कर सकता है, तो वो उसके लिए थोड़ी सी हल्की होती है, मगर डिसमिस जो है ये थोड़ी सख्त होती है। अगर वो डिसमिस हुआ है और उसको डिसमिस हुए कम अज़ कम 5 साल हो चुके हैं, अगर 5 साल हो चुके हैं तो वो क्वालिफाई है, अगर 5 साल नहीं हुए अभी तक डिसमिस हुए, तो वो बंदा जो है डिसक्वालीफाइड ही होगा, क्वालिफाइड नहीं होगा। इसी तरह अगर रिमूव कर दिया गया या कंपल्सरी रिटायर्ड हो गया, कंपल्सरी रिटायर्ड होता है जबरी रिटायर्ड करना, अगर कर दिया गया किधर से, वही जगह से, सर्विस ऑफ पाकिस्तान से, सरकारी मुलाजमत से, या उसके कोई कॉरपोरेशन से, या कोई ऐसा सेटअप जो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जो है वो देखता है, वही बात ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट पे उसको अगर रिमूव किया गया या जबरी रिटायर्ड किया गया, तो वो बंदा भी हिस्सा इलेक्शन में नहीं लेगा, यहाँ तक कि उसके 3 साल जो हैं उसको रिमूव हुए या रिटायर्ड हुए हो गए। इसके लिए 3 साल हैं, और बाकी जितनी भी 3 चीज़ें ऊपर पड़ी हैं उसके लिए 5 साल हैं। तो 3 साल अगर उसको जब रिटायर्ड हुए हैं तो वो क्वालिफाइड है, अगर 3 साल से पहले पहले वो बेचारे को जो है वो नहीं मिलेगी। ही हैज़ बीन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के अंदर सर्विस कर रहा हो, किसके अंदर, कोई भी किसी लीगल बॉडी के अंदर, यानी पाकिस्तान की किसी कानून साज जो है कानूनी इदारे के अंदर, लीगल बॉडी के अंदर, विच इज़ ऑन और कंट्रोल, जिसको हुकूमत चला रही है, और उसमें उसका कोई शेयर और इंटरेस्ट है हुकूमत का उसके अंदर है, तो अगर उसके अंदर उसने छोड़े हुए, उसको सीज़ किए हुए, उधर से मुलाजमत को छोड़े हुए, ख़त्म किए हुए, अगर उसको 2 साल हो गए हैं, तो वो फिर मेंबर बन सकता है नेशनल असम्बली या सेनेट का। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा रिटायर्ड हो गया, कोई जज है वो रिटायर्ड हो गया, तो उसको रिटायर्ड हुए कितने साल हो गए हैं, 2 साल हो गए, तो 2 साल के बाद वो क्वालिफाइड है। अगर उसको भी 2 साल नहीं हुए तो वो डिसक्वालीफाइड है, वो हिस्सा नहीं ले सकता इलेक्शन में। अच्छा जी, वो बंदा भी डिसक्वालीफाइड होगा अगर वो बजाते खुद या उसकी फेवर में कोई और बंदा या कोई और बॉडी जो उसके ट्रस्ट में, उसकी फेवर में बेनिफिट हासिल कर रही हो, या वो मेंबर हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का और उससे कोई मराद ले रहा हो, कोई फ़ायदा ले रहा हो, या इंटरेस्ट इन अ कंट्रैक्ट नॉट बीइंग इन कंट्रैक्ट बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, या उसको कुछ हुकूमत को कोई सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, या उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर है, कोई कंट्रैक्ट हुआ है हुकूमत के साथ, उस ऐसी कोई परफॉर्मेंस के साथ या ऐसी कोई बात के साथ वो इन्वॉल्व है, इस तरह की कोई सर्विस में इन्वॉल्व है, तो वो भी जो बंदा है वो डिसक्वालीफाई होगा, वो बंदा भी इस नेशनल असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता, उसका मेंबर नहीं बन सकता, सिवाय अब इसमें कुछ शर्तें हैं। अगर उसका कोई शेयर और इंटरेस्ट ऐसी कॉरपोरेशन या कंपनी या ऐसे कंट्रैक्ट में आ गया बाय इनहेरिटेंस और सक्सेशन, यानी कि जो होता है ना, क्या नाम है, विरासती इंतकाल के अंदर वो उसका जो है एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, ऐसी कंपनी का जो हुकूमत से फ़ायदा ले रही है, या उसका एग्जीक्यूटर बन जाता है, तो उसको फिर जो है उसके 6 माह तक, अगर उसके बनने के 6 माह के अंदर अंदर या 6 माह से पहले पहले जो अगर ये आ जाए कि उसको इंतकाल हो गया है, तो तब ये कर सकता है, ठीक है, फिर वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, यानी 6 माह तक अगर उसको
विरासत में ये अचानक से मिल जाती है चीज़, तो फिर वो उसमें नहीं होगा। या वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है बट डायरेक्टर या उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। अब शेयर होल्डर होते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने कंपनी के अंदर शेयर्स रखे, ना मेरा उस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक है, ना कोई बात है, ना मैं उसकी कोई एग्जीक्यूटिव पावर है, ना मेरे पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, बस क्या है जी कि वो मैं उस कंपनी में मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो हाँ फिर मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होऊंगा, फिर मैं क्वालिफाई हूँ, फिर मैं उस कंपनी के अंदर कर सकता हूँ। या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हूँ और उस कंट्रैक्ट के तहत जो मेरी फैमिली है वो कोई सेपरेट बिजनेस चल रही है मगर मेरा उसमें कोई शेयर या कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब भी मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होऊंगा, मैं फिर भी मजलिस शूरा के लिए क्वालिफाइड हूँ। यहाँ पर ये जो बात गुड्स की आ रही है बार बार कि कौन सी ऐसी चीज़ की बात हो रही है, तो गुड्स से मुराद उसने कहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं है, इसके ऊपर आपने ये गुड्स की जो बात है सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इसमें आपने एग्रीकल्चर का जो नाम है उसकी कमोडिटीज़ को काउंट नहीं करना। समटाइम्स ये होता है कि बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं और वो हुकूमत को फसल गंदम की फसल बेचते हैं या चावल की फसल बेचते हैं, और वो उस टाइम का लॉ होता है कि ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं इन्होंने हुकूमत ही को बेचनी है। अगर वो इस लॉ के तहत को जो उस टाइम पर इन्फोर्स है और उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने सप्लाई करनी है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की स्पेशली बात हो रही है, तो तब वो गुड्स जो हैं वो दे सकता है और वो इस चीज़ के अंदर काउंट नहीं होगा, उसके ऊपर आपने मेंबर्स को जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर देना जी। एम कहता है ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब सर्विस ऑफ पाकिस्तान यानी कि सरकारी मुलाजमत की बात हो रही है। अब कहता है सरकारी मुलाजमत में ना ये जो नीचे वाले कुछ पॉइंट्स हैं ना ये नहीं काउंट होंगे, ये लोग इलेक्शन में या मेंबर नेशनल असम्बली के बन सकते हैं या सेनेट के बन सकते हैं, मजलिस शूरा पार्लियामेंट का बन सकते हैं। अब वो कौन से लोग हैं जिनको थोड़ी सी गुंजाइश है, इसमें एक वो बंदा जो होल टाइम ऑफिस रिम्यूनरेशन या सैलरी वगैरह जो है वो नहीं ले रहा, मतलब होल टाइम जॉब नहीं कर रहा, बिल्कुल कोई मामूली सी कोई कंट्रैक्ट पे या हल्की फुल्की इस तरह कोई जॉब कर रहा है और उसकी मतलब सैलरी नहीं है, माहाना सैलरी या फीस नहीं वो ले रहा और वो बस हल्का फुल्का होल टाइम काम नहीं कर रहा किसी सरकारी इदारे के अंदर, तो वो बंदा जो है वो इसमें हिस्सा ले सकता है। फिर लंबरदार, या इसके नाम से अक्सर देहातों वगैरह के ना लंबरदार होते हैं, वो एक किस्म का सरकारी साथ उसका ताल्लुक होता है मगर उसके लिए भी ये है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। या कौमी रज़ाकार है, नेशनल वॉलंटियर है, तो वो बंदा भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, यानी कि पैसे नहीं ले रहा हुकूमत से और हुकूमत के साथ कोई वॉलंटियरली कोई काम कर रहा है, कोई ऐप्स बना के दे रहा है या IT डिपार्टमेंट में या किसी और जगह पे है, या वो कोई मिलिट्री ट्रेनिंग है या मिलिट्री सर्विस के अंदर है जो कि किसी लॉ के तहत या किसी ख़ास वजूहात के तहत जो किसी आइन के तहत उसके ऊपर ज़िम्मेदारी बन गई है और उसको कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ी है, तो उस तरह का बंदा भी इसके लिए जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो भी क्वालिफ़िकेशन कर सकता है। जिस तरह अक्सर ये होता है कि बंदे रिटायर्ड भी हो जाते हैं आर्मी से और उसके बाद दोबारा उनको ट्रेनिंग पे फ़ौज में बुलाया जाता है, तो वो लोग ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके रिटायरमेंट के 2 साल भी गुजर चुके हैं, तो वो इलेक्शन में हिस्सा तो ले सकते हैं चाहे उसको दोबारा मिलिट्री ट्रेनिंग में बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो एन पॉइंट है, अब ये एम के अंदर ये 4 बातें कौन सी बातें थी, ये 4 वो बातें थी कि वो सरकारी हुकूमत के साथ सर्विस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है मगर फिर भी वो क्वालिफाइड है। वो कौन सी 4 शर्तें थी वो आपको बता दी हैं, लंबरदार, कौमी रज़ाकार या मिलिट्री ट्रेनिंग या मिलिट्री सर्विस के अंदर या होल टाइम काम ना करता हो। नेक्स्ट जो है वो एन पॉइंट है, उसके अंदर ये है कि उस बंदे ने 20 लाख का लोन लिया हो, 2 मिलियन रुपीज़ का लोन लिया हो या उससे ज़्यादा का, और या अपने नाम पे या उसकी बेगम के नाम पे या उसके डिपेंडेंट के नाम पे, यानी डिपेंडेंट ये मतलब ज़ेर कफ़ालत किसी बंदे ने, ठीक है, मतलब उसका बेटा है या उसकी कोई बेटी है, उसके नाम पे उसने कोई लिया और उसको उसके गुजरे हुए उसकी साल को गुजरे हुए 1 साल भी हो गया और अभी तक उसने ड्यू डेट को गुजरे हुए अभी तक 1 साल हो गया और उसने अभी तक लोन जो है वो पे नहीं किया या लोन उसने माफ़ करवा लिया है, तो ऐसा बंदा भी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो डिस्क्वालीफाइड होगा मेंबर मजलिस शूरा का मेंबर बनने के लिए। यहाँ पे ये कहा कि 20 लाख का बंदे ने कर्जा लिया और उसकी ड्यू डेट यानी कर्जा उतारने की जो डेट थी उसको गुजरे हुए भी 1 साल हो गया या उसने वो कर्जा माफ़ करा दिया है, तो वो बंदा भी जो है वो इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाइड है, चाहे उसके नाम पे हो, चाहे उसकी बीवी के नाम पे हो या उसके किसी ज़ेर कफ़ालत
डिपेंडेंट के नाम के ऊपर हो तब भी भाई नहीं चलेगा। ही और हिज स्पाउस या इसका कोई डिपेंडेंट, वो खुद या उसकी बीवी या वो उसका शौहर जो है और या उसका कोई ज़ेर वकालत बंदा है, वो डिफ़ॉल्ट हो जाए किसके ऊपर? गवर्नमेंट ड्यूज़ यानी कोई हुकूमती अदायगी या उसके कोई बिल वगैरह उसने जमा ना करवाए हों, जैसे बिजली का बिल होता है और टेलीफोन का या गैस का या वाटर का बिल, और उसकी कीमत जो है वो कम से कम 10,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए और उसको ड्यू डेट को 6 महीने जो हैं वो गुजर गए हों, 6 मंथ्स गुजर गए हों उस कब? उसके नॉमिनेशन ऑफ पेपर के वक्त। यानी कि एक बंदा है वो एक सरकारी उसने बिल अभी तक बिजली के अदा नहीं किए या किसी कोई और गवर्नमेंट टैक्स या ड्यूज़ जो है उसने अभी तक अदा नहीं किया और उसने वो अदा करने थे और उसको 6 महीने जो है वो गुजर चुके हैं और अभी तक उसने वो अदायगियाँ नहीं की और वो 7वें महीने जो है वो नॉमिनेशन फिल कर रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उसके लिए वो नहीं कर सकता। ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया हो किसी भी जगह से चाहे वो मजलिस शूरा से ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुका है किसी पॉइंट पे वजह से, यानी कि इन्हीं सारी पॉइंट से अगर वो डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी हो चुका है तो वो बंदा भी डिस्क्वालीफाइड ही होगा, या प्रोविंशियल असम्बली से डिस्क्वालीफाइड हो चुका है तो उसको आप क्या कहोगे? वो बंदा भी अलाउ नहीं है, उस बंदे को भी मजलिस शूरा का रुकन नहीं बना जा सकता। इसमें जो लफ्ज़ आया है बाय लॉ, ठीक है, तो इसमें जो कहा जा रहा है लॉ, उसके अंदर वो ऑर्डिनेंस जो है वो शामिल नहीं होगा जो आर्टिकल 89 या आर्टिकल 128 के तहत होगा। अब ऑर्डिनेंस जो होते हैं ना वो सदर या गवर्नर जो है वो पेश कर सकता है और उसके ऊपर मज़ीद जब ऑर्डिनेंस या इन आर्टिकल्स के ऊपर बात आएगी तब हम इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। तो कहता है कि ये जो आपने पैराग्राफ देखा है, इस पैराग्राफ जो सेकंड लॉ ये पी पॉइंट है, उसके अंदर जो लॉ का लफ्ज़ है उससे मुराद उसमें ये ऑर्डिनेंस वाला जो लॉ है ये शामिल नहीं होगा। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स क्या हैं? डिस्क्वालिफिकेशन की हैं। अगर मजलिस शूरा में कोई बंदा ऐसा पाया जाए, यानी आ गया है जी क्वालिफाई होके, ठीक है, और नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर वो बंदा बैठा हुआ है और बाद में पता लगता है कि ये इसके अंदर डिस्क्वालीफाइड चीज़ें भी हैं, तो वो उसके तो कोई क्वेश्चन उसके ऊपर उठा सकता है, ठीक है, कि ये जो बंदा है ना ये डिस्क्वालीफाइड है, इसका जो है ना जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो वो स्पीकर अगर नेशनल असम्बली की बात है और चेयरमैन अगर किसकी बात है सेनेट की बात है, तो अगर वो देखता है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। अगर वो देखता है कि नहीं यार ये बंदा वाकई डिस्क्वालीफाइड है और इसके ऊपर जो एतराज़ लग रहे हैं वो बिल्कुल हर जो हैं वो बरहक हैं, सच हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन को 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो लाजमी रेफ़र करेगा किसको? इलेक्शन कमीशन को, कि भाई बंदा है और ये बंदा डिस्क्वालीफाई हो चुका है, तो कुछ जो है इलेक्शन कमीशन साहब को इसके ऊपर बात करो। तो इलेक्शन कमीशन शैल डिसाइड द क्वेश्चन विद इन 90 डेज़। तो इलेक्शन कमीशन फिर 90 दिन के अंदर जब से उसको ये रिसीव हुई है उससे लेकर 90 दिन के अंदर देखेगा कि अपना ओपिनियन देगा कि ये बंदा वाकई डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं। और अगर बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो मेंबर जो है उसकी सीट ख़त्म हो जाएगी, उसकी सीज़ कर दी जाएगी सीट और उसको उधर से निकाल दिया जाएगा और वो सीट क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी और उसके ऊपर फिर क्या होगा? इलेक्शन होगा। आर्टिकल 63A, अब 63A आर्टिकल में ये ए कहाँ से आ गया? तो देखें जी, जो तरमीम होती है ना, तरमीम का मतलब होता है अमेंडमेंट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, जो कि 26 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं पाकिस्तान के आइन के अंदर, तो उसको बोलते हैं तरमीम। तो 8th तरमीम जो कि तकरीबन नवाज शरीफ के आखिरी दौर 1990s के आखिरी दौर के अंदर हुई थी और दोबारा जब 2010 में मुशर्रफ दौर के बाद जमहूरियत बहाल हुई थी उसके अंदर भी इस आर्टिकल को दोबारा डाला गया और इस आर्टिकल का नाम है 63A आर्टिकल और इसका मतलब है क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जिसका मतलब है इनहराफ के ऊपर अगर किसी बंदे को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबर को। अब इनहराफ क्या होता है? इनहराफ का मतलब है कि मुनहरिफ हो जाना, अपनी पार्टी से हट जाना। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि बहुत सारे पंजाब असम्बली के अरकान थे जिसने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हुए किसी और पार्टी की बात मानते हुए किसी और को वोट दिए, तो उसके ऊपर जो है वो गुस्सा हो गया, ये इनहराफ हो गया और उसके ऊपर जो है वो पार्टी हेड ने नोटिस जारी कर दिया और वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाइड हो गए। तो ये जो 63 ए आर्टिकल है, ये बेसिकली फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय नवाज शरीफ इन 1990s, लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ 1990s, और उसमें फ्लोर क्रॉसिंग को ये ख़त्म करने के लिए, यानी कि जब ये एक पॉलिटिकल पार्टी की सीट पे जीत के आ जाते हैं और बाद में उसी पार्टी के ख़िलाफ़ जो हो जाते हैं, उसकी जो है वो बंदोबस्त करने के लिए ये डाला गया था आर्टिकल। इसलिए ये तरमीम शुदा आर्टिकल है जिसका नाम है 63 ए आर्टिकल, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब देखते हैं, इफ़ अ मेंबर, अगर कोई मेंबर है वो एक पार्लिमानी पार्टी कंपोज करता है, एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। मिसाल के तौर पे अब देखें, जो नेशनल असम्बली है उसके अंदर अगर कोई बंदा पीटीआई के जो लोग हैं, तो वो पीटीआई के जो लोग हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टी कहलाएंगे। इसी तरह जो वहाँ पर लोग हैं, लीग के जो लोग हैं, लेट्स सपोज, तो वो उस हाउस के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी के रुकन होंगे। ठीक है, तो अगर कोई बंदा किसी पार्लिमानी पार्टी का रुकन है और वो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कब? अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दे, यानी अगर वो पीटीआई में है, पीटीआई से छोड़ के नून लीग के अंदर चला जाए और इलेक्शन किसके ऊपर जीता था, किस सीट पे जीता हुआ है, पीटीआई की तरफ सीट पे, मगर बाद में जीतने के बाद जो है वो रिज़ाइन करके किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। तो पहला चीज़ ये है कि वो क्या कर दे, रिज़ाइन ही कर दे सीधा सीधा, तब भी उसकी सीट खाली हो जाएगी। दूसरा ये है कि वोट और अब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग, वोट दे या वोट देने से क्या करे, एब्सटेन करे, रोके। ठीक है, वोट दे या वोट देने से रोके। किस मौक़ों पे? 3 मौके हैं जी। कौन कौन से मौके वो देख लें। एक तो इलेक्शन हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का, या प्रोविंशियल असम्बली में हो रहा है चीफ मिनिस्टर का, तब अगर वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन या सूबाई असम्बली में जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है, उसमें वोट देने से इनकार कर दे या वोट ना दे या वोट किसी और को दे दे, खिलाफ वोट दे दे, तब ठीक है। फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर हो रही है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रही है, तब वो वोट पार्टी के ख़िलाफ़ दे दे, पार्टी के लीडर के ख़िलाफ़ दे दे। या अगर मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी आइन के अंदर तरमीम का बिल, और मनी बिल मतलब कि जो होता है ये अपना बजट वाला, मॉनेटरी बिल जो होता है, बजट वाला बिल, उस बिल के ऊपर अगर वो एतराज़ कर दे और उसको पास नहीं करे, और या कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के ऊपर जो वोटिंग हो रही है उस वोटिंग में वो पार्टी के जो बातें हैं उससे ख़िलाफ़ चला जाए, तो उसके ऊपर फिर क्या होगा, फिर जो पार्टी का हेड होगा, जिस बंदे ने इनफाफ किया होगा अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, उस पार्टी का जो पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड होगा, वो एक डिक्लेरेशन देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुराद यहाँ पे स्पीकर या चेयरमैन है, और वो फॉरवर्ड करेगा कॉपी उस मेंबर को जिसने ये हरकत की होगी। फिर पार्टी का हेड उसको शो कॉज नोटिस भी देगा और कहेगा मैं क्यों ना तुम्हारे खिलाफ ये करूं। अब पार्टी हेड से मुराद ये है, से मुराद वो शख्स जो पार्टी का चेयरमैन है, पार्टी का सबसे बड़ा है, पार्टी का सरबराह है। जैसे पीटीआई का इमरान खान है और शहबाज शरीफ इस टाइम नून लीग के हैं और पीपल्स पार्टी के ये चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, तो ये पार्टी हेड होगा। अब हो गया, उसके बाद उसने इनाफ कर दिया। अब क्या किया जाएगा उसके साथ, अ मेंबर ऑफ अ हाउस शैल बी डीम टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी। अच्छा, इसमें ये बताया हुआ दूसरे पॉइंट में कि पार्लिमानी पार्टी का कैंडिडेट या बंदा जो होगा वो कौन होगा। तो मेंबर ऑफ अ पार्लिमानी पार्टी इफ़ ही हैज़ बीन इलेक्टेड और एज अ कैंडिडेट और नॉमिनी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो बंदा बाय वोटिंग या बाय नॉमिनेशन से बाद अगेन वही आ गई है, कौन सी वाली सीटें, रिजर्व्ड सीटें जिसमें थी वुमेंस की सीट और नॉन मुस्लिम की सीट, ठीक है, या टेक्नोक्रेट की, नहीं, वुमेंस की सीट या नॉन मुस्लिम की सीट। इलेक्टेड से मुराद है जो बाय इलेक्शन आती हैं, चाहे वो सेनेटर्स हों चाहे वो जनरल सीट्स हों। तो उसके ऊपर अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से आया, अपनी सियासी पार्टी से आया है, यानी कि अगर वो जिस पार्टी से उसने आया वो तो फिर उस पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा होगा। और कुछ लोग होते हैं जो इलेक्शन होने के बाद अब आज़ाद लड़े इलेक्शन, और आज़ाद इलेक्शन लड़ने के बाद जब
हाउस में आए, मजलिस शूरा में आए और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि मैं इस पार्टी में चला जाता हूँ या इस पार्टी में चला जाता हूँ, तो वो बंदा भी जो है वो पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा होगा, उस पॉलिटिकल पार्टी की। और वो बाय डिक्लेरेशन इन राइटिंग वो हल्फ मतलब लिख के देगा कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अब जो है वो शामिल होने जा रहा हूँ। ठीक है। अपॉन रेस्पॉन्ड ऑफ डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज, अब इसमें जो बातें हमने सारी पढ़ी हैं, इसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हाउस का होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुराद है स्पीकर या सेनेट जो उसको चला रहा है, वो 2 दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन में चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखेगा कि ये फ़लाँ बंदा है, इसने इनहराफ किया है अपनी पार्टी पार्लिमानी पार्टी से। ठीक है। और बिफोर द इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सामने बात रखेगा और फिर 30 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ पर डिसीजन लिया जाएगा कि कंफर्म किया जाएगा कि इसने वाकई ही इनहराफ किया है या नहीं किया। अगर इनहराफ किया होगा तो इसको फ़ौरन जो है वो क्या कर दिया जाएगा, इसकी सीट को जो है जब कंफर्म हो जाएगा डिक्लेरेशन के ज़रिए कि ये बंदे ने वाकई इनहराफ किया है और अपनी पार्लिमानी हेड और पार्टी के ख़िलाफ़ वोटिंग की है, तो उसको सीज़ कर दिया जाएगा उसकी सीट को और उसकी सीट जो है वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है। अब जो बंदे को हटाया गया वो इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है 30 दिन में, 30 दिन के अंदर अंदर। हाँ ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर विच शैल डिसाइड द मैटर विद इन 90 डेज़, और जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो 90 दिन के अंदर इस मामले का क्या करेगी, हल करेगी। यानी वो बंदा 30 दिन के लिए 30 दिन के अंदर अंदर वो बंदा अपील कर सकता है और उसकी अपील जो फैसला है वो 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट लाजमी करेगी। जी 7 पॉइंट में कुछ बातें की हुई हैं कि इस जो बात लिखी है उसमें हाउस से मुराद नेशनल असम्बली हो सकती है या सेनेट हो सकता है या कोई प्रोविंशियल असम्बली हो सकती है। ठीक है। तो तीनों चीज़ों की बात हुई है। तो 63A आर्टिकल में प्रोविंशियल असम्बली का भी जिक्र है सारी बातों का। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुराद क्या है, स्पीकर हो सकता है नेशनल असम्बली का, सेनेट का चेयरमैन होगा या स्पीकर हो सकता है प्रोविंशियल असम्बली का। तो 3 असम्बली के जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या जो उसको प्रिजाइड कर रहा है उससे मुराद है। नेक्स्ट ये कहा है कि ये जो 63A आर्टिकल है ये कब लागू होगा, ये जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, 18वीं तरमीम जब 2010 में हुई है उसके बाद जो होंगे, तो तब इस आर्टिकल का नाम जो है वो 63A होगा और ये ऑपरेटिव हो जाएगा अपने तमाम असूलों के साथ। नेक्स्ट ये हमारे पास 64 आर्टिकल है, दैट इज़ वेकेशन ऑफ सीट। अगर कोई मेंबर जो है वो अपनी सीट खुद छोड़ना चाहता है तो राइटिंग में लिखकर हैंड एड्रेस के साथ स्पीकर को जो है वो अपना रिज़ाइन देगा कि मैं अपने ओहदे से छोड़ना चाहता हूं, और उसके बाद वो सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। और अगर हाउस जो है वो डिक्लेयर करता है कि सीट ऑफ मेंबर जो है वो वेकेंट हो चुकी है, और वो कब वेकेंट हुई, हाउस जो है वो डिक्लेयर करता है कि ये बंदा जो है 40 कंसेक्टिव डेज़ तक जो है वो मजलिस शूरा के अंदर आया ही नहीं है, 40 कंसेक्टिव डेज़ तक वो सिटिंग के अंदर बैठा ही नहीं है, और विदाउट लीव छुट्टी लिए बगैर वो 40 दिन तक गायब रहता है, तो वो भी जो है उसकी सीट भी जो है वो हाउस जो है वो क्या कर देगा, वेकेंट कर देगा, और वहाँ पर भी उसकी सीट ख़त्म हो जाएगी और दोबारा इलेक्शन होंगे। अ पर्सन इलेक्टेड टू हाउस शैल नॉट सिट और वोट। अच्छा, जो बंदा भी नॉमिनेट होगा मेंबर नेशनल असम्बली का, वो जब भी हाउस में बैठेगा, हाउस से मुराद मतलब मजलिस शूरा, तो वो हाउस के अंदर ओथ लेगा। ओथ का मतलब है कि हलफ लेगा, यानी हर काम करने से पहले जो है वो हलफ लेगा। तो ना वो उसमें वो बैठ सकता है, ना वो वोटिंग कर सकता है, ना वो किसी चीज़ में हिस्सा लेगा। सबसे पहला काम जो है हलफ होगा, और हलफ किसके तहत होगा, 3rd स्केड्यूल के अंदर जो हलफ लिखे हुए हैं उन हलफ के मुताबिक जो है वो हलफ लेगा। प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, 66 आर्टिकल जो है वो डील करता है मराहत के साथ, कि आखिर इन मेंबर्स के ऊपर कौन सी मराहत हैं, कोई रियायत जो दी गई है वो कौन कौन सी रियायतें दी गई हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड थ्रू रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ मजलिस शूरा देयर शिल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक तो उस बंदे के ऊपर क्या होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, कि उसको आज़ादी है कि वो कोई भी बात जो है वो मजलिस शूरा पे कर सकता है। एंड नो मेंबर शैल बी लायबल टू एनी
proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in मजलिस शूरा। कोई भी बात या कोई भी उसने ऐसी कोई बात की है उसके वो जवाब दे जो है वो नहीं होगा इन रिस्पेक्ट। और अगर कोई पब्लिकेशन हुई है या कोई रिपोर्ट या पेपर या वोट या कोई प्रोसीडिंग के अंदर उसके ऊपर कोई किया तो कोई अथॉरिटी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। इन अदर रिस्पेक्ट्स उसके पास कुछ पावर हैं, इम्यूनिटीज़ हैं, प्रिविलेजेस हैं मजलिस शूरा जो उसको दे रही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर टाइम टू टाइम डिफ़ाइन हो जाएंगी या बताई गई हैं, उसके मुताबिक उसको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ौरन मिलना शुरू हो जाएंगी जैसे ही वो उसके मेंबर बनेगा किसी भी कमेटी का या किसी भी नेशनल असम्बली के अंदर किसी चीज़ का। लॉ के तहत पनिशमेंट बनाई जाएगी अगर कोई बंदा हाउस के अंदर कोई पर्सन है उससे कोई कमेटी जो है वो कोई एविडेंस मांगती है या कोई डॉक्यूमेंट मांगती है कि बताओ चेयरमैन मांगता है या कोई स्पीकर मांगता है तो उसको वो देनी पड़ेगी। मे एम्पावर अ कोर्ट टू पनिश अ पर्सन, तो वो उसको पनिश भी कर सकते हैं उस पर्सन को कि वो अगर वो एविडेंस नहीं देता। अफेक्ट सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर सेफ गार्ड कॉन्फिडेंशियल मैटर, अगर वो किसी कॉन्फिडेंशियल मैटर के ऊपर जो है को डिस्क्लोजर कर देता है यानी कोई खुफिया राज जो है जो प्रेसिडेंट के पास थे उसको कोई अफशा कर देता है या शैल अप्लाई टू उसके ऊपर भी ये जो है पनिशमेंट होगी। जो बंदा जिसके पास राइट टू स्पीक तो है बट प्रोसीडिंग के अंदर टेक पार्ट नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पर राइट टू स्पीक तो वो उन लोगों के पास भी है ना जो नेशनल असम्बली के मेंबर नहीं है। हमने पिछली में पढ़ा था कि वज़ीर मुमलिकत होते हैं या कोई और जो वज़ीर बने हुए हैं या किसी कमेटी के रुकन बने हुए हैं तो उसके ऊपर भी ये लागू होता है। यही जो चीज़ें हैं ये उन पर्सनस के ऊपर होंगी जो मेंबर नहीं भी हैं मगर वो प्रोसीडिंग्स के अंदर हिस्सा लेते हैं। इन दिस आर्टिकल मजलिस शूरा मीन्स हाउस और या ज्वाइंट सिटिंग, तो इसमें दोनों या कोई कमेटी भी है। अच्छा, कमेटी क्या होता है? पार्लिमानी कमेटी ये होता है कि किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए या उसके ऊपर बात करने के लिए मेंबर्स के कुछ लोगों को की एक कमेटी बना दी जाती है। जिस तरह अगर 18वीं तरमीम हुई थी तो 18वीं तरमीम की करने के लिए सारे के जो लोग थे उनकी एक मुख्तलिफ पार्टीज़ की लोगों की एक नुमाइंदगी में एक कमेटी बनी थी और उन लोगों ने जो है वो 18वीं तरमीम के पॉइंट्स जो हैं वो दर्ज किए थे। ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए उनको कमेटी बोलते हैं। तो उस कमेटी का भी अगर कोई रुकन है तो उसके ऊपर भी ये पनिशमेंट होगी। अच्छा जी, अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 62 क्वालिफिकेशंस के साथ है तो उसमें यह है कि पाकिस्तानी होना चाहिए, एनरोल्ड होना चाहिए एज अ वोटर, नेशनल असम्बली के लिए उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, सेनेट के लिए कम से कम 30 साल होनी चाहिए, इस्लामिक वैल्यूज़ का पता हो, पाकिस्तानी आइडियोलॉजी, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट ना हो। फिर डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं कि दीवाना ना हो, कर्ज़ का मकरूज़ ना हो और कर्ज़ा वापस करने के काबिल ना हो और पाकिस्तान का सिटीज़न छोड़ के कोई और शहरियत अपना ले, गवर्नमेंट सर्विस में है या आज़ाद जम्मू कश्मीर से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या उसने पाकिस्तान आर्मी या जुडिशरी या किसी चीज़ के ख़िलाफ़ बोल के उसको जुर्म साबित हो गया और कम अज़ कम उसके जुर्म रिलीज़ हुए उसको कम अज़ कम 5 साल ना हुए हों या उसने कोई घटिया किस्म का जुर्म किया हो, कोई अखलाकी पस्ती से गिर कर को जुर्म किया हो और उसको भी रिलीज़ हुए 5 साल ना हुए हों या पाकिस्तान की सर्विस से डिसमिस कर दिया गया हो और उससे भी अभी तक डिसमिस हुए 5 साल ना हुए हों या रिमूव कर दिया गया हो किसी भी बॉडी से सर्विस ऑफ पाकिस्तान से और उसको रिमूव हुए 3 साल ना हुए हों या सर्विस ऑफ पाकिस्तान से छोड़ दियो या रिटायर्ड हुए हो उसके भी 2 साल बाद वो 2 साल ना हुए हों तब भी वो डिस्क्वालीफाई है। कोई फेवर ना ले रहा हो हुकूमत से, कोई बेनिफिशियल पोस्ट के ऊपर ना हो, 20 लाख से ज़्यादा 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा का मकरूज़ ना हो, 1 साल से उसकी लास्ट डेट ना गुजरी हो, कोई बिल कोई यूटिलिटी बिल वगैरह कोई ड्यूज़ हुकूमती उसके 10,000 से ज़्यादा ना पेंडिंग हो 6 महीने से, ठीक है, 6 मंथ से। और लास्ट पॉइंट है कि नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर अदर हाउसेज, दूसरे हाउसेज के से भी अगर डिस्क्वालीफाइड ना हुआ हो तो अगर ऐसा पाया जाए कि ये अगर इन चीज़ों में ये मिल जाए तो उसको क्या होना चाहिए, जो स्पीकर है या चेयरमैन है वो इलेक्शन कमीशन को पैगाम देगा और इलेक्शन
कमीशन उसको क्या करेगा, बंदे को डिस्क्वालीफाई कर देगा। फिर उसके बाद डिफेक्शन यानी कि इनहराफ के ऊपर किस तरह डिस्क्वालीफाई होता है, जो कि 63A है। तो उसमें मेंबर्स जो हैं वो अगर रिज़ाइन करके, अपनी पार्टी रिज़ाइन करके कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, या वोट अगेंस्ट दे दे, अपने पार्लियामेंट्री हेड के ख़िलाफ़ वोट दे दे, उसकी राय के ख़िलाफ़ वोट दे दे, ठीक है। और तो हेड क्या करेगा, उसको डिक्लेरेशन देगा और 2 दिन के अंदर अंदर जो स्पीकर है वो ECP को, इलेक्शन कमीशन को लिखेगा। इलेक्शन कमीशन जो है उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कंफर्म करके उसको वेकेंट कर देगा सीट को। और वो बंदा जो इनहराफ किया होगा जिसने, या जिसको डिस्क्वालीफाई किया होगा, वो 30 दिन में उसके ऊपर अपील दे सकेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 90 दिन के अंदर उसकी अपील के अंदर अंदर फैसला सुनाएगी। फिर अगर सीट जो है वो खाली हो जाएगी, सीट खाली कब हो सकती है, अगर कोई रिज़ाइन कर दे तो। और रिज़ाइन किसको देना है, स्पीकर को या चेयरमैन को, या 40 दिन तक कंसेक्टिव कोई बंदा है एब्सेंट रहता है विदाउट लीव, अगर वो 40 दिन तक एब्सेंट रहता है तो उसके ऊपर भी क्या कर दिया जाएगा, सीट उसकी भी खाली कर दी जाएगी। ओथ किस तरह लेना है, ओथ जो है वो 3rd स्केड्यूल के मुताबिक लेना है, और कुछ मरात और कुछ चीज़ें हैं जो कि पनिशमेंट से रिलेटेड हैं, वो प्रिविलेजेस के अंदर बात की गई है, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो आज हमने स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टडी करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नेक्स्ट लेक्चर्स मिल जाएगा यहाँ पर, कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे अरेंज लेक्चर्स आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इधर तस्वीर पर क्लिक करें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।